Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 2nd June 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Pakistan's re-inclusion in FATF grey list. This topic is important from our syllabus GS Paper 2 International Relations point of view. सबसे पहले समझते हैं इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के बारे में FATF क्या है। देखिए FATF स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी जिसको 1989 में बनाया गया था। इसका हेड क्वार्टर है एट पेरिस इन फ्रांस। FATF का मेन रोल क्या है? इसका मेन काम है कि टेररिज्म को फाइनेंस करने वाले सारी एक्टिविटीज को कर्ब किया जाए, साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट किया जाए। मनी लॉन्ड्रिंग जिसकी मदद से ब्लैक मनी को लीगलाइज फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, इन तमाम प्रोसेसेस को कहा जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। FATF के अंतर्गत अभी टोटल 38 मेंबर कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया। 38 मेंबर्स हैं, बट उसमें से 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, GCC एंड यूरोपियन कमीशन आर ऑल्सो मेंबर्स। FATF की शुरुआत की अगर बात की जाए तो इट वाज स्टार्टेड एज एन इनिशिएटिव ऑफ G7 कंट्रीज विद द मेन इंटेंशन ऑफ कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग। बाद में 2001 में इसके एम्बिट को एक्सपैंड करते हुए टेरर फाइनेंसिंग को भी इसके गोल के अंतर्गत इंक्लूड कर लिया गया। Recently, FATF has also started dealing with the issues arising due to virtual currencies, क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन एंड ऑल। इनके कारण जो इश्यूज अराइज हो रहे हैं उनके बारे में भी FATF इज नाउ कंसर्न्ड। अब FATF जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, इस पे जो भी कंट्री इन मेंबर्स को लगता है कि टेरर फाइनेंस को सपोर्ट कर रहा है या मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट कर रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उनको कैटेगराइज किया जाता है इनटू 2 लिस्ट, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। तो FATF 2 लिस्ट मेनली प्रिपेयर करता है, ग्रे लिस्ट एज वेल एज ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट के अंतर्गत उन देशों को रखा जाता है विच आर सस्पेक्टेड ऑफ, जिनके ऊपर ऐसा संदेह है कि वो लोग डायरेक्टली एंड डायरेक्टली टेरर फाइनेंसिंग को या मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। सच कंट्रीज आर सब्जेक्टेड टू ग्रे लिस्ट। तो ग्रे लिस्ट इज लाइक अ वार्निंग। अगर किसी भी देश को ग्रे लिस्ट में रखा जाता है तो समझ लीजिए कि इनडायरेक्टली FATF उसको वार्निंग दे रहा है कि आपके जुरिडिक्शन से टेरर फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, सो यू प्लीज बी मोर विजिलेंट। जैसे फुटबॉल मैच में येलो कार्ड होता है, वैसे ही FATF का ग्रे लिस्ट होता है। कुछ देश जो अभी ग्रे लिस्ट में है FATF के, बुल्गारिया, केनिया, मोनाको, वेनेजुएला, वियतनाम जैसे देश। कुछ देश जो पहले ग्रे लिस्ट में थे बट नाउ दे हैव ट्रांजिशनड आउट या मूव्ड आउट ऑफ ग्रे लिस्ट, उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है पाकिस्तान, जिससे रिलेटेड अभी ये डिस्कशन है। तो पाकिस्तान पहले ग्रे लिस्ट में था बट अब वो ग्रे लिस्ट से बाहर निकल चुका है। एक और लिस्ट होती है, इसको हम लोग कहते हैं ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में उन तमाम देशों के नाम रहते हैं जिनके ऊपर मोर और लेस ये प्रूफ हो चुका है कि दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्टिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। तो इट इज लाइक रेड कार्ड इन फुटबॉल मैच। अगर ग्रे लिस्ट को येलो कार्ड कह रहे हैं तो ब्लैक लिस्ट को रेड कार्ड कहेंगे। ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज के लिए जो टेक्निकल शब्द इस्तेमाल होता है FATF पे, वो होता है नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज, NCCT। इसके अंतर्गत कुछ देशों के नाम है जैसे नॉर्थ कोरिया, ईरान, म्यांमार। अगर किसी भी देश का नाम ब्लैकलिस्ट में आ जाता है तो फिर उस देश के ऊपर ट्रेड सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। सच कंट्रीज में फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट लोन फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक। अब रिसेंट डेवलपमेंट पे आते हैं। तो FATF की एक प्लेनरी सेशन, यानी कि सारे मेंबर जो है FATF के, उनकी एक सेशन होने वाली है इन कमिंग डेज ओनली। 10 जून से लेकर के 14 जून तक होगी इन फ्रांस। और वहां पे भारत पुश फॉरवर्ड करने वाला है सजेशन टू री इंक्लूड पाकिस्तान इनटू FATF ग्रे लिस्ट। भारत तमाम प्रूफ्स देने वाला है FATF प्लेटफॉर्म पे कि कैसे पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग को सपोर्ट कर रहा है और उस ग्राउंड पे पाकिस्तान को इंक्लूड किया जाना चाहिए इन FATF ग्रे लिस्ट। तो दिस अटेम्प्ट बाय इंडिया कैन बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर गोल ऑफ इंडिया टू आइसोलेट पाकिस्तान इन साउथ एशिया रीजन। तो उसको आइसोलेट करने के लिए अलग अलग तरीके से इंडिया
अप्रोचेज ले रहा है, उसमें एक अप्रोच ये भी है कि भारत अब कोशिश कर रहा है कि एफएटीएफ में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में इंक्लूड करा दिया जाए। उसके लिए भारत खूब सारे प्रूफ देने वाला है, एंड फॉर दैट रीजन ओनली इंडिया हैज स्टार्टेड मनूवरिंग। भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री साहब has met with US Under Secretary Jeffrey Kessler, and now India and its diplomats have started maneuvering to create a momentum against Pakistan in order to get it included in FATF grey list. जो भी देश FATF के ग्रे लिस्ट में आ जाता है, उस देश को फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट रेज करने में, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लोन पाने में या ट्रेड कंडक्ट करने में प्रॉब्लम्स होती हैं। एक बात आपको पुलिस पर्सपेक्टिव से याद रखना है कि एफएटीएफ लिस्ट में इंक्लूड होने का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टली सैंक्शंस लग ही जाएंगे। एफएटीएफ इटसेल्फ डज नॉट हैव पावर टू इम्पोज ट्रेड सैंक्शंस, बट हाँ, एफएटीएफ रिकमेंडेशंस देता है और उन रिकमेंडेशंस को कई सारे देश फॉलो करते हैं, और ना भी फॉलो करे तो कहीं ना कहीं एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट में आना या फिर ब्लैक लिस्ट में आना देश के रेपुटेशन को डैमेज करता है। तो डायरेक्टली एफएटीएफ डज नॉट पुट सैंक्शंस, बट इट मेक्स रिकमेंडेशंस विच इज फॉलोड बाय मेनी अदर कंट्रीज, और उस कारण से ट्रेड सैंक्शंस लग सकता है या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लोन रेज करने में प्रॉब्लम हो सकती है, और कुछ ना भी हो तब भी रेपुटेशन तो डैमेज होता ही है। एंड इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट पाकिस्तान इंक्लूडेड इनटू एफएटीएफ ग्रे लिस्ट। एफएटीएफ के ऊपर ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट यूरेनियम एनरिचमेंट बाय ईरान। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन आईएईए के बारे में देखेंगे, प्लस इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। पहले समझते हैं यूरेनियम के बारे में, बिकॉज यूरेनियम एनरिचमेंट से ये रिलेटेड टॉपिक है। यूरेनियम इज अ फिसाइल मटेरियल। फिसाइल मटेरियल मतलब अ मटेरियल विच कैन अंडरगो फिजन रिएक्शन एंड इन दैट प्रोसेस इट कैन प्रोड्यूस एनर्जी। फिजन रिएक्शन कैसे होता है यूरेनियम में? देखिए, अगर यूरेनियम का न्यूक्लियस है, मेनली यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस है, उस पर अगर किसी न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड कराया जाए, जैसे यहाँ आपको दिख रहा है, तो न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट के कारण होता क्या है कि यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस गेट्स ब्रोकन इनटू टू रिलेटिवली स्मॉलर न्यूक्लियस जो है बैरियम एंड क्रिप्टन, और उस प्रोसेस में खूब सारा न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होता है, प्लस 3 एडिशनल न्यूट्रॉन्स और रिलीज होते हैं। दीज एडिशनल न्यूट्रॉन्स देन अगेन गेट बम्बार्डेड टू 3 अदर यूरेनियम 235 न्यूक्लियस, और उससे फिर से फ्यूजन रिएक्शन होता है, और हर एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से 3 और न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं। इस तरीके से एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। एक न्यूट्रॉन ने अटैक किया और 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुई, ये 3 न्यूट्रॉन फिर से 3 अलग अलग यूरेनियम 235 पे अटैक करेंगे, फिर से 9 और इस तरीके के न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे। तो इस तरीके से एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है, दैट रिलीज इज अ लॉट ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग कहेंगे फ्यूजन रिएक्शन बेस्ड न्यूक्लियर एनर्जी। तो अब ये जो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, इस एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर पीसफुल पर्पसेस। इससे पावर प्रोडक्शन किया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सकता है। इट कैन बी ऑल्सो यूज फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस, जैसे कि इसकी मदद से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जा सकता है। लेकिन न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए हमें जो यूरेनियम चाहिए, और जो पावर प्रोडक्शन के लिए यानी कि पीसफुल यूजेज के लिए जो हमें यूरेनियम चाहिए, उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए, यूरेनियम जो नेचुरली हमें मिलता है व्हेन वी एक्सट्रैक्ट यूरेनियम फ्रॉम द सराउंडिंग्स, फ्रॉम द नेचर, तो वो मिक्सचर के फॉर्म में हमें मिलता है, मिक्सचर ऑफ 2 आइसोटोप्स। Isotopes, I hope you understand. Isotopes are basically atoms having same atomic number but different atomic mass. ठीक है, यानी कि उनके प्रोटॉन सेम होते हैं बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। तो यूरेनियम के 2 मेन आइसोटोप्स होते हैं, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238। अब नेचुरली जो हमें यूरेनियम मिलता है एक्सट्रैक्शन के बाद, उसमें नेचुरल यूरेनियम में यूरेनियम 235 होता है सिर्फ 0.8%, जबकि यूरेनियम 238 होता है 99.2%। और जो फिजन रिएक्शन कर सकता है, जो पावर जनरेट कर सकता है, वो ये वाला यूरेनियम है, यूरेनियम 235। इसी का हो सकता है फिजन रिएक्शन, एंड दैट इज द रीजन वाई जो नेचुरल तरीके से यूरेनियम मिलता है उसको फिर इनरिच करना पड़ता है। इनरिच मतलब उसमें यूरेनियम 238 के कंसेंट्रेशन को घटाना होता है, रिमूव करना होता है, ताकि यूरेनियम 235 का कंसेंट्रेशन बढ़े।
उसको कहा जाता है इनरिच्ड यूरेनियम। तो इनरिच्ड यूरेनियम से ही हम लोग पावर जनरेट कर सकते हैं। तो अब समझिए कि पावर जनरेट करने के लिए हमें यूरेनियम को इनरिच करना होता है, यूरेनियम 235 को इनरिच करना होता है अप टू 4%। Naturally, uranium-235 is available 0.8%, but we have to remove uranium-238 and we have to enrich uranium-235 to the level of 4% फॉर पावर जनरेशन। तो बिजली अगर प्रोड्यूस करनी है तो हमें यूरेनियम इनरिचमेंट करना होगा अप टू 4%। लेकिन अगर पावर जनरेट करना है तो आई टोल्ड यू यूरेनियम हैज टू इनरिच अप टू 4 to 5%। बट अगर उसका वेपन लेवल तक उसको लेकर के जाना है तो यूरेनियम हैज टू बी इनरिच्ड अप टू 90%, यानी कि यूरेनियम 235 की कंसेंट्रेशन उसमें 90% तक होनी चाहिए उस मिक्स के अंदर। देन ओनली इट कैन बी यूज्ड फॉर वेपन पर्पसेस, डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस। सो आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। पहले हमने फिजन रिएक्शन के बारे में देखा। फिजन रिएक्शन कौन करता है? यूरेनियम 235। नेचुरल तरीके से यूरेनियम में देखा जाए तो 235 भी होता है, 238 भी होता है। अब यूरेनियम 235 की कंसेंट्रेशन अगर 4% तक बढ़ाई जाए तो दैट कैन बी यूज्ड फॉर पावर प्रोडक्शन। इट हैज टू बी इनरिच्ड अप टू 90% टू बी यूज्ड फॉर वेपन पर्पसेस या डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस। अब करंट न्यूज ये है कि एक इंटरनेशनल एजेंसी है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका काम होता है दुनिया भर के अलग अलग देशों के अंदर जो उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर नजर रखना कि कहीं वो वेपन पर्पसेस से तो यूरेनियम इनरिचमेंट नहीं कर रहे, इस बात का ध्यान देना कि कहीं पावर जनरेशन के नाम पे कहीं वेपन प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा, इस बात का ध्यान रखने का काम होता है IAEA का। IAEA ने हाल फिलहाल में रिपोर्ट किया है कि ईरान इज सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग इट्स इनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक पाइल विच कुड बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस, यानी कि वेपन ग्रेड। अब ये जो रिपोर्ट है IAEA की, इससे क्या इंपैक्ट हो सकता है ग्लोबल पॉलिटिक्स में? इससे अमेरिका और ईरान के बीच में जो न्यूक्लियर डील टॉक्स चल रहे हैं, इट में गेट स्कटल्ड या डिसरप्टेड। इसी US ईरान न्यूक्लियर डील 2015 में फाइनलाइज की गई थी, बाद में US पुल्ड आउट ऑफ इट। अब US ईरान न्यूक्लियर डील को मैंने एकदम डिटेल में डिस्कस किया है इन माय न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 23 अप्रैल 2025। एक महीने पहले ही डिस्कस किया है पहला टॉपिक। वहां पे मैंने डिटेल में समझाया है US ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में, जिसको P5+1 डील भी कहते हैं या ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन भी कहते हैं। दिस US ईरान न्यूक्लियर डील प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द पॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट एशिया। तो आज मैं US ईरान न्यूक्लियर डील क्या है, उसका क्या इम्प्लीकेशंस होता है ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट एशिया एंड हाउ इट कैन हैव इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल ग्लोबल पॉलिटिक्स, वो डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने डिटेल में डिस्कस किया था 23 अप्रैल को। आप चाहें तो एक बार जाकर के उसको देख सकते हैं फॉर रिवीजन पर्पस। आज मैं बस ये बता रहा हूं कि ये जो एक सिग्निफिकेंट नेगोशिएशन चल रही है अमेरिका और ईरान के बीच में फॉर रिवाइवल ऑफ US ईरान न्यूक्लियर डील, दिस negotiation may get failed because of this recent report released by IAEA. This is the importance of this recent development कि IAEA has released a report claiming कि Iran is enriching its nuclear stockpiles to weapon grade and this can have negative impact on the ongoing US-Iran nuclear talks. Why US-Iran nuclear talks that are going in recent time is important? उसके लिए if you are not able to recall, please watch this newspaper analysis of 23 अप्रैल। अब आइए ये के बारे में जरा देखते हैं। आइए ये एक इंटरनेशनल ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट पब्लिश किया उसके बारे में जरा सा देख लेते हैं। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मेन मकसद होता है कि न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट करे फॉर पीसफुल पर्पसेस एंड प्रिवेंट करे इट्स मिलिट्री यूज को, यानी कि न्यूक्लियर वेपन बनने से रोके। न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट किया जाए बट ओनली फॉर पीसफुल पर्पसेस। इसको बनाया गया 1957 में। इसका हेडक्वार्टर है इन वियना, ऑस्ट्रिया। तो टाइम टू टाइम इट इंस्पेक्ट्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज ऑफ द मेंबर कंट्रीज ऑफ IAEA इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट कि न्यूक्लियर प्रोग्राम्स आर ओनली फॉर पीसफुल पर्पसेस, नॉट फॉर न्यूक्लियर वेपन। पीसफुल पर्पसेस से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, उसके अलावा एग्रीकल्चर या मेडिसिन में। अब IAEA रिपोर्ट सेंड करता है टू यूनाइटेड नेशंस एंड IAEA वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन विथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑन न्यूक्लियर इश्यूज। IAEA ने लॉन्च किया था एक इनिशिएटिव, एटम्स फॉर क्लाइमेट इनिशिएटिव, जहां पे IAEA ने बताया था कि हाउ न्यूक्लियर एनर्जी बेस्ड पावर प्रोडक्शन
could be solution to the climate change issues faced by world countries. Climate change mainly हो रहा है because of emission of greenhouse gases. Emission of greenhouse gases के पीछे one major factor is use of coal based power plants, जिससे बहुत सारा ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है. तो अगर कोल बेस्ड पावर प्लांट्स को रिड्यूस करके हम लोग ज़्यादा ज़्यादा न्यूक्लियर बेस्ड पावर जनरेशन करें तो फिर काफ़ी हद तक क्लाइमेट चेंज से डील किया जा सकता है. ये हाईलाइट कर रहा है IAEA. इसी डायरेक्शन में वर्ल्ड कंट्रीज को वो सपोर्ट कर रहा है IAEA अंडर इट्स इनिशिएटिव जिसका नाम है एटम फॉर क्लाइमेट इनिशिएटिव. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे फ्रेंड्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. मेंस में आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियर एनर्जी हैज ह्यूज पोटेंशियल फॉर फ्यूचर नीड्स एंड ऑल्सो इंटेल्स बट इट ऑल्सो इंटेल्स सेवरल चैलेंजेस. तो बेसिकली आपको प्रोज एंड कॉन्स बताना है न्यूक्लियर एनर्जी का. सीधा सीधा प्रश्न है, अटेम्प्ट कीजिए. हिंट्स तो मैंने दे ही रखा है. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इज इंडिया द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी. सीधा सीधा ये टॉपिक है, द हिंदू में आया है. वहां पे इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड ये एनालिसिस है. इसमें कुछ भी नया नहीं है. इस आर्टिकल में ऐसा कोई नया इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा नहीं, बट जो हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं PPP और एक्सचेंज रेट बेसिस पे रैंकिंग वर्ल्ड कंट्रीज की, वही आइडियाज यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं. तो जिन स्टूडेंट्स को मैं इंडियन इकोनॉमी या PPP एक्सचेंज रेट कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ फाउंडेशन क्लास में, आपसे रिक्वेस्ट है कि इफ पॉसिबल प्लीज रीड दिस आर्टिकल ऑन योर ओन. आपको इसमें कई सारी बातें पता चलेंगी. जैसे यहाँ पे लिखा है, हो सकता है आप यहाँ ना पढ़ पा रहे हो, कि PPP रेट बेस्ड रैंकिंग गिव्स अस बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टू इकोनॉमीज, कि उनमें कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है. तो ये हम लोग क्लास में भी डिस्कस करके प्रूव करते हैं मैथमेटिकली. आई होप यू आर एबल टू रिकॉल जब वो US और इंडिया का कंपैरिजन करते हैं. तो जिनका भी फाउंडेशन क्लास में इकोनॉमिक्स में PPP एंड एक्सचेंज रेट वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस हो चुका है, I request you to read this article if time permits. इससे आपका नॉलेज और कंसोलिडेट होगा. बाकी मैं इसका क्रक्स यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ. Sometimes I take up articles not because it will provide you new information, but just to consolidate the information that already has been discussed in the class. तो करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं. आपको पता है कि हाल फिलहाल में कुछ कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, क्लेम्स आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल BVR सुब्रमण्यम साहब, नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम साहब ने हाल फिलहाल में कहा कि भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इकोनॉमी बन गया है इवन ऑन मार्केट एक्सचेंज रेट बेसिस, सरपासिंग जापान. लेकिन बहुत सारी ऐसी रेटिंग्स हैं, रैंकिंग्स हैं अभी भी, जहां पे माना जा रहा है कि जापान अभी भारत से आगे है मार्जिनली, बट सून जब इंडिया विल ओवरटेक जापान. ऐसा IMF ने अपने प्रोजेक्शन में कहा है कि जापान अभी भी थोड़ा सा आगे है भारत से on exchange rate basis, but soon India will overtake Japan. But BVR सुब्रमण्यम साहब ने कहा कि India has already overtaken Japan and has become world's fourth largest economy on exchange rate basis. अब याद कीजिए, जो क्लास में भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि GDP comparison between the two countries could be done on the basis of exchange rate as well as PPP rate basis. हमको कंपेयर करने के लिए रेट्स तो चाहिए. एक होता है एक्सचेंज रेट, मार्केट एक्सचेंज रेट, और दूसरा होता है PPP रेट. अब भारत की बात की जाए तो based on several reports, India has been on 4th position now in recent time, overtaking Japan. But कई सारे रिपोर्ट्स अभी कह रहे हैं कि नहीं, इंडिया अभी 5वें पोजीशन पे है, लेकिन soon it will overtake Japan and become 4th. लेकिन PPP रेटिंग में, PPP बेस्ड रैंकिंग में भारत तीसरे नंबर पे है. पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे US, तीसरे नंबर पे भारत, चौथे नंबर पे है रशिया. तो इंडिया की जो करेंसी, इट इज नॉट एज हार्ड एज स्ट्रॉन्ग एज करेंसी ऑफ जापान या जर्मनी. दैट इज द रीजन वाई इंडिया प्रोड्यूसेस मोर गुड्स एंड सर्विसेज एज कंपेयर टू दीज इकोनॉमीज. येट ऑन एक्सचेंज रेट बेसिस हमारी इकोनॉमी थोड़ा पिछड़ जाती है, राइट? वही कारण है चाइना और US के रैंकिंग में डिफरेंस के बीच में बिटवीन मार्केट एक्सचेंज रेट एंड PPP रेट. PPP रेट में चाइना इज एट नंबर 1, दूसरे नंबर पे अमेरिका, जबकि एक्सचेंज रेट में US इज एट नंबर 1, दूसरे नंबर पे चाइना. इसका मतलब यह है कि चाइना प्रोड्यूसेस मोर गुड्स एंड सर्विसेज एज कंपेयर टू US ओवरऑल इन एब्सोल्यूट सेंस. बट चूंकि US की करेंसी इज स्ट्रॉन्गर देन चाइना, दैट इज वाई ऑन एक्सचेंज रेट बेसिस US जो है वो नंबर 1 पे आ जाता है और चाइना दूसरे नंबर पे रहता है. यहाँ पे इस आर्टिकल में साफ साफ लिखा है, जो हम लोग क्लास में एनालाइज करके कंक्लूड भी करते हैं. यू सी कि PPP रेट गिव्स बेटर पिक्चर ऑफ एक्चुअल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री एज इट एडजस्ट for cost of living and inflation. तो PPP rate based ranking is better. Market exchange rate में GDP can fluctuate significantly because of currency depreciation या appreciation, while PPP rate is more stable over a period of time. GDP ranking based on exchange rates are volatile and less meaningful.
for comparing real well-being. Yet overall, ये डिस्कशन भी हम लोग करते हैं क्लास में कि ओवरऑल जीडीपी ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि इट विल एंश्योर गुड लाइफस्टाइल फॉर एवरीवन इन द इकोनॉमी, बिकॉज ओवरऑल जीडीपी इज हाइयर किसी भी देश का मान लीजिए, बट जीडीपी पर कैपिटा इज बेटर इंडिकेटर. व्हाई? बिकॉज ओवरऑल जीडीपी बताता है कि देश के सारे लोगों ने मिलकर के एक साल में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं. बट जीडीपी पर कैपिटा इज एन इंडिकेटर कि व्हाट इज एन एवरेज इनकम ऑफ अ पर्सन इन अ कंट्री. सो दैट इज द रीजन व्हाई जीडीपी से ज्यादा बेहतर होगा कंपेयर करना जीडीपी पर कैपिटा. यू सी, जापान से भारत आगे निकल जाएगा ओवरऑल जीडीपी बेसिस में, इवन एट मार्केट एक्सचेंज रेट, बट जीडीपी पर कैपिटा में अभी भी भारत काफी पीछे है एज कंपेयर टू जापान. क्यों? क्योंकि जापान के तुलना में भारत की जनसंख्या काफी ज्यादा है. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो क्लेम है कि इंडिया इज नाउ फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, इट इज राइट इन अ कॉन्टेक्स्ट बट नॉट वेरी absolute method या perfect method to compare two economies. A better way to compare two economies should not be overall GDP but GDP per capita, because GDP per capita represents output per person. तो जिन देशों की जनसंख्या कम रहती है उनकी जीडीपी कम होने के बावजूद भी देयर ओवरऑल लाइफस्टाइल इज बेटर. साथ ही साथ क्लास में हम लोग ये भी डिस्कस करते हैं, जब हम लोग जीडीपी बेस्ड पर कैपिटा देखते हैं तब हम लोग ये भी बात करते हैं कि ओवरऑल पर कैपिटा भी अगर हाइयर है, दैट आल्सो डज नॉट गारंटी दैट देयर इज गुड लाइफस्टाइल फॉर एवरीवन इन द इकोनॉमी. क्योंकि हो सकता है कि देश के अंदर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा हो, कुछ एक लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हो, बाकी पूरा देश उतना पैसा ना कमा पा रहा हो. उस केस में जीडीपी भी ज़्यादा होगा, जीडीपी पर कैपिटा भी ज़्यादा होगा. बट टू सी वेदर एन इकोनॉमी इज डेवलप्ड और नॉट, सिर्फ जीडीपी पर कैपिटा नहीं देखना चाहिए, हमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन लेवल, environmental sustainability, ये सभी चीजें देखनी चाहिए. On the basis of this idea only, the concept of development was given. The concept of development, which was mainly developed by Pakistan-based economist महबूब उल हक, और वहाँ पे फिर 3 पैरामीटर्स दिए गए, जीडीपी पर कैपिटा फॉर इकोनॉमिक पर्पसेस, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग. ये 3 बेसिस पे देखा जाता है कि देश की इकोनॉमी कितनी डेवलप्ड है. तो ये आर्टिकल मैंने कवर इसलिए नहीं किया ताकि मैं आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन दे सकूं, बस इसलिए कवर किया ताकि जो बातें हमने क्लास में सीखी हैं वो बातें आप अप्लाई होते हुए देखें दुनिया में. तो भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इकोनॉमी बन जाएगा जल्दी ही, अगर नहीं बना है तो उसको भी लेकर के अभी डिस्क्रिपेंसीज हैं. कुछ लोग कह रहे हैं बन गया है, कुछ लोग कह रहे हैं बन जाएगा. येट रियल सेंस में इकोनॉमिकली रोबस्ट होने के लिए वी हैव टू इंक्रीज जीडीपी पर कैपिटा एज वेल एज इम्प्रूव आवर हेल्थ एज वेल एज एजुकेशन स्टैंडर्ड. तब जाकर हम कह सकते हैं कि वाकई तौर पे हमारा देश डेवलप हुआ है. ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्कशन सो फार, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन and submit the answer in the comment section. Next topic is about Dhruva system, digital hub for reference and unique virtual address. Important from prelims exam point of view. ध्रुव क्या है? ध्रुव नाम से जैसा आपको समझ आ रहा है, यूनिक वर्चुअल एड्रेस. इसका पूरा नाम है डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस. इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट ने इसको लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत हर एक घर को, हमारे देश के अंदर हर एक घर को, हर एक एड्रेस को एक डिजिटल कोड दिया जाएगा. जैसे पिन कोड होता है या फिजिकल एड्रेस होता है, उसके जगह पे एक डिजिटल कोड दिया जाएगा हर एक घर को, विच इज जीपीएस बेस्ड डिजिटल कोड. इससे कैसा है कि कोई भी अब डिलीवरी करनी होगी इंडिया पोस्ट को तो वो प्रॉम्प्ट तरीके से हो पाएगा. तो व्हाई इट इज नीडेड? बिकॉज मेनी प्लेसेज इन इंडिया, स्पेशली इन रूरल एरियाज जहां पे इनफॉर्मल सेटलमेंट है, डज नॉट हैव द प्रॉपर एड्रेस. साथ ही साथ इमरजेंसी सर्विसेज में गवर्नमेंट स्कीम्स के अंतर्गत जो बेनिफिट पहुंचाने होते हैं उसमें काफी प्रॉब्लम होती है. जैसे कोविड के टाइम में फूड राशन पहुंचाना था, उसमें काफी प्रॉब्लम होती है. वैक्सीन पहुंचाने में प्रॉब्लम होती है रूरल एरियाज में, टाइम टू टाइम अलग अलग वैक्सीन पहुंचाने में फॉर चिल्ड्रन एज वेल एज वीमेन, उसमें दिक्कत होती है. So Dhruv system aims to solve all these problems by providing unique digital code to each and every location, which is GPS coordinate based. तो इवन 4x4 मीटर का जो एरिया होगा उसको भी एक यूनिक डिजिटल कोड मिलेगा. उस यूनिक डिजिटल कोड जिसको ध्रुव सिस्टम के अंदर दिया जा रहा है उसका नाम होगा डीजी पिन. डीजी पिन 10 डिजिट का नंबर होगा, जिसमें कुछ अल्फाबेट्स भी होंगे, कुछ न्यूमेरिक कोड भी होंगे. तो डीजी पिन विल बी 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड.
इट विल एक्ट एज ए प्रिसाइज डिजिटल एड्रेस फॉर अ लोकेशन। अब हमको क्या करना होगा, सिर्फ डीजी पिन मेंशन करना होगा, पूरा का पूरा रिटर्न एड्रेस देने की जरूरत नहीं है, फलाना गली, ये चौक, ये मोर, ऐसा कुछ भी देने की जरूरत नहीं। वी जस्ट हैव टू मेंशन डीजी पिन एंड द कंटेंट विल बी डिलीवर्ड टू द डिजायर्ड लोकेशन। तो एक्यूरेट डिलीवरीज होंगी, चाहे पार्सल हो, मेडिसिन हो, फूड सिस्टम हो। डिजास्टर रिस्पॉन्स सिस्टम विल बी बेटर and accessibility to government services in remote areas will improve because of Dhruva based DG pin system, which is a unique virtual address system. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। वियना कन्वेंशन पे जो प्रश्न था उसमें पहला स्टेटमेंट ऑफ कोर्स गलत होगा। एब्सोल्यूट इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन तो नहीं दिया जा सकता है, तो पहला स्टेटमेंट आप गलत जैसे ही करेंगे यू विल गेट द करेक्ट आंसर, दैट इज 2 and 3। वी सेप रिकवरी में सिंपल था, वेरी शार्प रिकवरी आफ्टर रिसेशन। मुफ्त घर, सूर्य बिजली योजना में तीनों स्टेटमेंट सही थे। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वाचिंग।